हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अड्डा में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले एनटीपीसी के एग्ज़ाम में के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाने का पर्पज़ है कि हमें पता हो कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही सभी एग्ज़ामों में देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर बदलाव हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक डिस्कस कर लिया था, और आज हम ज्योग्राफी के पार्ट 7 को डिस्कस करेंगे, और ये हमारा लास्ट ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक होगा, और जिसमें सभी ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर ज्योग्राफी के पार्ट 1 से लेकर 6 तक का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देख लें। इन सारे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक जो है वो मिस्केलेनियस वाला टॉपिक है। मिस्केलेनियस यानी विविध, यानी कि विविध में बहुत सारे क्वेश्चन मिला जुला के पूछे जाते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भू आकृतियों की बेहतर समझ के लिए कौन सी अध्ययन सामग्री है। तो भू आकृतियों की बेहतर समझ के लिए जो सामग्री है वो भूगोल शास्त्री है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भूगोल शास्त्री। इसकी व्याख्या है, पृथ्वी के भीतर भाग के बारे में जानने वाला या भूगर्भ विज्ञान का ज्ञाता को भूगर्भ शास्त्री कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसमें पूछा गया नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। तो नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कार्टियोग्राफी। इसकी व्याख्या, नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जियोलॉजी कहते हैं। कैलीग्राफी सजावटी हस्तलेख को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रेशम का उत्पादन यहाँ आरंभ हुआ। तो हमें इसमें पूछा गया कि रेशम का उत्पादन कहाँ आरंभ हुआ है। तो रेशम का उत्पादन जो सर्वप्रथम हुआ था वो चीन में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चीन। इसकी व्याख्या है, विश्व में रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम चीन में हुआ। चीन प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में विश्व पहले स्थान पर है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर। तो रेशम उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है। अगला प्रश्न है, नॉट्रे डेम कैथेड्रल कहाँ है। तो इस प्रश्न में पूछा गया कि नॉट्रे डेम कैथेड्रल कहाँ है। तो नॉट्रे डेम कैथेड्रल पेरिस में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पेरिस। इसकी व्याख्या है, नॉट्रे डेम कैथेड्रल 8 वर्ष पुराना कैथोलिक चर्च है, जो पेरिस की सीन नदी के मध्य इले डे ला सीटे द्वीप पर स्थित है। इसका निर्माण 1163 ईस्वी में लुई सप्तम के शासनकाल में प्रारंभ हुआ और 1345 में पूरा हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे घनी आबादी वाला शहर सिडनी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे घनी आबादी वाला शहर सिडनी है। दिए गए विकल्पों में इसके बाद मेलबर्न, पर्थ, कैनबरा का स्थान है। तो पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला पहला नंबर सिडनी है, दूसरे नंबर पे मेलबर्न है, तीसरे नंबर पे पर्थ है, चौथे नंबर पे कैनबरा है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताएं। तो पाकिस्तान की राजधानी का नाम इस्लामाबाद है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, पाकिस्तान की वर्तमान राजधानी इस्लामाबाद है। कराची पाकिस्तान की पूर्व राजधानी थी। तो कराची जो पाकिस्तान की वो पूर्व राजधानी थी, फिलहाल में इस्लामाबाद है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका राष्ट्र की
पहली राजधानी कौन सी थी? तो इस प्रश्न में पूछा गया कि श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? तो श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी अनुराधापुरा थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुराधापुरा। इसकी व्याख्या है, श्रीलंका की पहली राजधानी अनुराधापुरा थी। यह श्रीलंका की वर्तमान राजधानी कोलंबो से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। चौथी शताब्दी में राजा पांडुकाम्य ने अनुराधापुरा शहर की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, सीरिया की राजधानी कौन सी है? तो सीरिया की राजधानी हमें चार ऑप्शनों में देखना है कि कौन सी है। तो सीरिया की राजधानी सबको मालूम है, दमास्कस है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, सीरिया की राजधानी दमास्कस या दमिश्क है। बहरीन की राजधानी मनामा है। इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा है। और कतर की राजधानी दोहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, माले किस देश की राजधानी है? तो माले जो है वो मालदीव देश की राजधानी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, माले मालदीव की राजधानी है। मॉरिशस राजधानी पोर्ट लुइस है। मलेशिया की राजधानी कवालालंपुर है। अगला प्रश्न है, युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? तो युगांडा की राजधानी का नाम कंपाला है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, युगांडा की राजधानी कंपाला है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोरक्को से रबाट है तो निबिया से है डैश। तो इस प्रश्न में पूछा गया कि मोरक्को की अगर राजधानी रबाट है तो निबिया की राजधानी क्या है? थोड़ा इस प्रश्न को घुमा फिरा के पूछ दिया गया है। ये नहीं दिया गया इसमें कि मोरक्को की राजधानी रबाट है तो निबिया की राजधानी क्या होगी, ये नहीं पूछा गया, बस इसमें घुमा के पूछ दिया गया है। तो मोरक्को की अगर राजधानी रबाट है तो निबिया की राजधानी विंडहोएक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विंडहोएक। इसकी व्याख्या, मोरक्को की राजधानी रबाट है तो निबिया की राजधानी विंडहोएक होगी। नॉर्वे की राजधानी ओस्ले है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भूगणित क्या है? तो इस प्रश्न में पूछा गया कि भूगणित क्या है, इसकी हमें बताना है कि भूगणित क्या है। तो भूगणित जो है वो एक प्रशाखा है जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। तो भूगणित जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भूगणित वह प्रशाखा कौन सी है जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है? इसकी व्याख्या, भूगणित पृथ्वी के ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में अभिविन्यास एवं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के सटीक मापन का विज्ञान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? तो ये सबको पता है कि चीता जो है विश्व में सबसे तेज दौड़ता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसकी व्याख्या, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर चीता है। चीता की दौड़ने की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा या 75 मील प्रति घंटा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? तो इस प्रश्न में पूछा गया कि प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना क्या है? तो वो हो जाएगा रिफॉरेस्टेशन। तो रिफॉरेस्टेशन हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रिफॉरेस्टेशन। तो इसकी व्याख्या है, रिफॉरेस्टेशन का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से वनों की पुनः स्थापना है। सामान्यतः वनोन्मूलन के कारण नष्ट हुए वनों की पुनः स्थापना के लिए पुनर्वारोपण किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, चार शब्दों में से एक शब्द वर्ग समूह है जिससे अन्य तीन सदस्य संबंधित है। वर्ग समूह को पहचानें। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमें पहचानना है कि एक वर्ग समूह कौन सा है। तो इस प्रश्न में हमें देखना है कि कौन सा वो शब्द है। तो एक बार और प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न में दिया है कि चार शब्दों में से एक शब्द वर्ग समूह है जिसमें से अन्य तीन सदस्य संबंधित है। वर्ग समूह को पहचाने। तो वो वर्ग समूह जो है हमारा आइसलैंड हो जाएगा, क्योंकि आइसलैंड जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जबकि हवाई, क्यूबा एवं ग्रीनलैंड उत्तर अमेरिका में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आइसलैंड। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
इसकी व्याख्या है, आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जबकि हवाई, क्यूबा एवं ग्रीनलैंड उत्तर अमेरिका में स्थित है। आइसलैंड 1,03,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ दुनिया का 108वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी रेकजा रेकजाविक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पूछा गया कि ये चारों ऑप्शनों में से कौन सा एक ऐसा समूह है जो इन चारों में से एक कोई जो संबंधित नहीं है, तो हमें वो ढूंढना है कि कौन है वो। तो एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है श्रीलंका, बी है म्यांमार, सी है बांग्लादेश, डी है भूटान। तो श्रीलंका तो हिंद महासागर का महाद्वीपीय देश है। वही म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान स्थलीय देश है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्रीलंका। इसकी व्याख्या है, श्रीलंका हिंद महासागर का महाद्वीपीय देश है। प्रायः इसे टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। आपने देखा होगा मैप में कि इंडिया का जो मैप है उसके जस्ट नीचे ही एक छोटे से, मतलब जैसे कि आंसू की धारा के जैसे लटका पड़ा रहता है, तो इसीलिए इसे टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया कहा जाता है। वही म्यांमार, बांग्लादेश एवं भूटान स्थलीय देश है। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म से भिन्न है? तो इनमें से 4 ऑप्शनों में से हमें देखना कि कौन सा सबसे भिन्न है। तो वो भिन्न हमें ऑप्शन चुनना है कि कौन सा भिन्न है। तो ताइवान की राजधानी टैपी है, सही है। चीन की राजधानी मंगोलिया है, तो चीन की राजधानी मंगोलिया नहीं, बीजिंग है। तो हमारा यही पता चल जा रहा है कि यही सबसे भिन्न है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जा रहा है। क्योंकि ईरान की राजधानी तेहरान है, जापान की राजधानी टोक्यो है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सभी युग्म से भिन्न है, क्योंकि चीन की राजधानी जो बीजिंग है। आइए एक बार व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या, ताइवान की राजधानी टैपी है, चीन की राजधानी बीजिंग है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और जापान की राजधानी टोक्यो है। अगले प्रश्न की तरफ चल। अगला प्रश्न है, विश्व के अति संवेदनशील देशों में जलवायु लचीलता के लिए पहल एंटीसिपेट, ऑब्जर्व, रिसेप डैश द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका हमारा जो एंटीसिपेट, ऑब्जर्व, रिसेप द्वारा शुरू किया गया है, वो पहल जो है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसकी व्याख्या, 30 नवंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव, यानी कि 30 नवंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव वान की मून द्वारा जलवायु लोचशीलता पहल एंटीसिपेट, एब्जॉर्ब, रिसेप का शुभारंभ किया गया। इस पहल के तहत जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव के खिलाफ विश्व की अति संवेदनशील आबादी के लोचशीलता का निर्माण किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? तो स्थलाकृति का क्षेत्र का हमें हिस्सा बताना है, तो वो है डेक्कन है। डेक्कन जो है वो नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छिपी हुई किस चीज़ की खोज हुई है? तो अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे छिपी हुई चीज़ की हमें जो खोज हुई है उसका नाम बताना है। तो वो उसका नाम है, वो एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली और झील है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। इसकी व्याख्या है, जनवरी 2016 में जर्नल जियोलॉजी प्रकाशित पेपर के अनुसार अनुसंधानकर्ताओं के एक दल ने पूर्व अंटार्कटिका में प्रिंसेस एलिजाबेथ लैंड के नीचे एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली और झील की खोज की है। यह घाटी 1000 किलोमीटर लंबी और 1000 मीटर गहरी है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसमें बताना है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो सबको पता है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत इस वर्तमान में बुर्ज खलीफा है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बुर्ज खलीफा। इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। व्याख्या में दिया हुआ है कि वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। इसकी ऊंचाई 828 मीटर यानी 2717 फीट है। यह दुबई में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? तो मसाई मारा नेशनल रिजर्व केन्या में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केन्या। इसकी व्याख्या है, मसाई मारा नेशनल रिजर्व केन्या में स्थित है। यह 15 से 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। इसमें 90 से अधिक स्तनपायियों की प्रजातियां और 570 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, एक अभिकथन ए और एक कारण आर नीचे दिए गए हैं। अभिकथन ए, पेंगुइन पक्षी है, पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और वही कारण जो दिया है वो गर्म क्षेत्रों के पक्षियों के पंख नहीं होते हैं। तो इसमें हमें सही विकल्प चुन के बताना है इन चारों ऑप्शनों में से। तो इन चारों ऑप्शनों में से चुन के हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है और कौन गलत है। तो आइए एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है, एक अभिकथन ए और एक कारण आर नीचे दिए गए हैं। अभिकथन ए, पेंगुइन पक्षी है, पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो अभिकथन जो दिया है उसमें पूछा है कि एक पेंगुइन पक्षी है जो पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और कारण दिया है कि गर्म क्षेत्रों के पक्षियों के पंख नहीं होते हैं। इनमें से सही विकल्प हमें चुनना है। तो ऑप्शन नंबर जो एक बार पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। तो अगले विकल्प देखते हैं। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये भी गलत है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ये भी गलत है। तो डी दिया है लास्ट वाला, ए और आर दोनों गलत है। तो ए आर दोनों गलत है, ये सही लग रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि पेंगुइन पक्षी तो है लेकिन पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये गलत है। गर्म क्षेत्रों के पक्षियों के पंख नहीं होते हैं, ये भी गलत है। जरूरी नहीं है कि गर्म क्षेत्रों में पक्षियों के पंख नहीं हो। अगर पक्षियों के पंख नहीं होंगे तो वो उड़ेंगे कैसे? तो फिलहाल में इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या है। तो व्याख्या है, पेंगुइन उड़ने में असमर्थ समुद्री पक्षी है जो 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका आदि ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अतः अभिकथन ए गलत है। गर्म क्षेत्रों में पक्षियों के पंख होते हैं और गर्म क्षेत्रों के पक्षियों की तुलना में ठंडे क्षेत्रों के पक्षियों के पंख संकरे होते हैं, अतः कारण आर भी गलत है। तो हमारा ये क्वेश्चन स्पष्ट हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? तो साइबेरियाई आइबेक्स जो है वो बड़ी बड़ी और भारी बकरियां हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, साइबेरियाई आइबेक्स जंगली बकरियों का एक प्रकार है जो उत्तर एवं मध्य एशिया में 1600 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। इनकी लंबाई 4.3 से 5.5 फीट है और वजन 77 से 286 पाउंड तक होता है। अगला प्रश्न है, कार्ल सगन कौन सा है? तो कार्ल सगन जो है वो एक अमेरिकी खगोल शास्त्री हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, कार्ल सगन एक अमेरिकी खगोल शास्त्री हैं। उन्होंने वर्ष 1983 में न्यूक्लियर विंटर का विचार प्रस्तावित किया। यह कॉस्मॉस ए पर्सनल वॉयस के सहलेखक थे। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? तो सिंगापुर का पुराना नाम टेमासेक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टेमासेक। इसकी व्याख्या, सिंगापुर का पुराना नाम टेमासेक है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में श्रीलंका को सिलोंग के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है,
अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मोर्टिमर ने डैश की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मोर्टिमर ने डुरंडू रेखा की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है 1893 ईस्वी में अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल यानी कि 1893 ईस्वी में अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान ब्रिटिश राज्य के प्रतिनिधि मोर्टिमर डुरंडू ने डुरंड समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत अफगानिस्तान तत्कालीन ब्रिटिश भारत के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा की स्थापना की गई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है एंगकार आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है। तो एंगकार आर्कियोलॉजी पार्क जो है वो कंबोडिया में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कंबोडिया। इसकी व्याख्या है एंगकार आर्कियोलॉजिकल पार्क कंबोडिया में कंबोडिया के सीएम रिप प्रांत में स्थित है। इसे वर्ष 1992 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है मकर संक्रांति क्या है। तो मकर संक्रांति जो है वो एक पतंग महोत्सव है, क्योंकि आप लोग उस दिन देखते होंगे कि मकर संक्रांति के दिन अधिकतर जगहों पर पतंग उड़ाया जाता है, ये सबको मालूम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पतंग महोत्सव। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रतिवर्ष 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। पूरे भारत में यह विविध नामों से जैसे पोंगल, बिहू, लोहड़ी आदि नामों से मनाया जाने वाला त्यौहार है। कुछ क्षेत्रों में यह फसल काटने का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में पतंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पतंग महोत्सव वो भी दे दिया है, ऑप्शन में फसल काटने का त्यौहार भी दे दिया है, और व्याख्या में ये दोनों दे दिया है कि कहीं ये फसल काटने का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है तो कहीं पतंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो इसका स्पष्ट आंसर बताया नहीं जा सकता है कि क्या होगा। अगर इसमें पतंग महोत्सव या फसल काटने का त्यौहार में से कोई एक ऑप्शन दिया होता तो उनमें से कोई मार टिक कर दिया गया होता, लेकिन इसमें दोनों दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है। तो वैसे तो ये सबसे इसकी बेस्ट आंसर होगी पतंग महोत्सव ही होगी, क्योंकि उस समय मकर संक्रांति के समय अधिकतर लोग पतंग महोत्सव ही मनाते हैं। तो फिलहाल में इसके आंसर के लिए हम लोग पतंग महोत्सव ही रखते हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।